स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसे आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, बेसिकली बच्चों आपके हिंदी के एग्जाम के लिए ये आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 आपको हम करा रहे थे, उसी का पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। ठीक है, और बेसिकली इस एक ही सैंपल पेपर से आपकी 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ में होने वाली है। सबसे पहले तो अभी 1-2 दिन में ही यानी कि 19 दिसंबर को आपका हिंदी इलेक्टिव का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपके 2024 के जो बोर्ड है इसकी डेटशीट आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपका सीबीएसई बोर्ड का जो हिंदी का एग्जाम है ये है 19 फरवरी को। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो पिछले 10 साल के पेपरों में पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है, उनमें से हम छांट के क्वेश्चन लेके आते हैं जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक साथ में प्री बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। बस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखिए, चाहे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का है। ठीक है, पेपर के अंदर आपके 2 खंड होंगे, खंड आ जिसमें वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और खंड वा जिसके अंदर वास्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, पेपर के अंदर टोटल आपसे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खंड आ के अंदर आपसे 40 एमसीक्यू, ठीक है, कितने आएंगे? 40 एमसीक्यू आएंगे। और रही बात क्वेश्चन की, तो टोटल जो है वो आपके 6 क्वेश्चन होंगे। फिर खंड बा के अंदर आपके वर्णात्मक प्रश्न हो जाएंगे जो कि आपके टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस पेपर नंबर 1 के हमने जो खंड आ के जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अगर आप सभी ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना। जो हमारी ये आज वाली वीडियो है ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें खंड बा को समझेंगे। ठीक है, देखिए खंड आ के अंदर काफी अच्छे हमने एमसीक्यू देखे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के सेशन का, आज के सैंपल पेपर का जो सबसे पहला और आखिरी सेक्शन है। ठीक है, खंड वा यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 नंबर के, 6 नंबर के और 6 नंबर के, ये आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब को कभी भी गलती से अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, क्योंकि इस किताब से 5 आपके एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 5 नंबर का आपका रचनात्मक लेखन आता है और 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये किताब आपकी 22 नंबर की आती है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर अकेले इस किताब से आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना है। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन के लिए टॉपिक है शिक्षा का महत्व, ऊंट के मुंह को जीरा, दिखावे की संस्कृति। तो मुझे पता है आप सभी किस पे लिखेंगे? शिक्षा के महत्व पर लिखेंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज मैंने भी की है। यहाँ पे शिक्षा के महत्व का जो टॉपिक है वो हमने उठा लिया है। अब शिक्षा के महत्व के बारे में रियलिटी वर्ल्ड में आप क्या देखते हैं, ठीक है, आप उससे कैसे जोड़ते हैं, बस वो बातें आपको यहाँ पे बता दे रही है। जैसे कि शिक्षा का महत्व तो हर कोई जानता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा है, शिक्षित नहीं है, तो उसका समाज में लगभग आज कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जितना हमारे लिए खाना पीना महत्वपूर्ण है, उतना ही आज 21वीं शताब्दी में शिक्षा भी महत्वपूर्ण बन गई है। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसे कोई परेशानी होता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उसका सामना कर सकता है। आज जिस हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, वहां पे शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पे शिक्षा ना पहुंची हो। लेकिन फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि देशों के अंदर, विश्व के कई देशों के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो डेवलप नहीं हुई हैं। ठीक है, जहां पे समाज में रूढ़िवादिता है, तो वहां पे शिक्षा अच्छे से नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां के लोग, वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं शिक्षित ही नहीं है, वो वंचित रह जाती है, क्योंकि हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। और भी यहाँ पे बात कर सकते हैं
सरकार के द्वारा उन्हें शिक्षित करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए, उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। ठीक है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मिशन बुनियाद है जो कि वर्तमान में भी चल रहा है, देश की बेटियों के लिए सर्वोत्तम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सारे अवसर चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं, शिक्षित किया जा सके, समाज में शिक्षा को लाया जा सके। तो ये क्या है, ये एक रचनात्मक लेखन है जिसमें आपकी रचना है ना वो आनी चाहिए। और इसमें देखो, आप अगर अच्छा लिखोगे तो 4 नंबर तो आपको पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर आपका डिपेंड करता है कि आपके जो शब्द हैं उसका लेवल क्या है, क्या वो 5वीं से 8वीं तक के बच्चे के हैं, क्या वो एक्चुअल में एक 12वीं के बच्चे के शब्द हैं। उस आधार पे 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको अगर आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखिए। ठीक है, तो आ जाइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुद्रित माध्यम की खूबियां। एक चीज और समझो, ये जो आपका क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का, तो आपको खूबियां भी 3 ही लिखनी है और खामियां भी 3 ही लिखनी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा 2-4 चीजें और ज्यादा बता दूंगा, उसमें जो आसान लगे आप उसको याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहला, मुद्रित माध्यम में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, लिखे हुए होते हैं, इसलिए स्थायी होते हैं। ठीक है, इन लिखे हुए शब्दों को हम अगर एक बार नहीं समझ सकते हैं तो उसे हम दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लेते हैं हिंदी पढ़नी नहीं आती, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये खूबियां लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ते हैं खूबियां, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, खूबियां, हाँ आ गया समझ। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप शब्दों को 3 से 4 बार पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक शब्द मान लेते हैं यह व्याकरण, तो बच्चे पढ़ते होंगे बेकारण, बाकारण, व्याकरण, हाँ आ गया समझ में। तो ये क्या है, ये इसी चीज को दर्शाता है। ठीक है, उन पर चिंतन मनन करके संतुष्ट भी हम हो सकते हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि उसके वर्ड का मीनिंग क्या है। कई बार जब जटिल शब्द आ जाते हैं तो हम शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्यायवाची आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस पर्यायवाची का जो अर्थ है वो आप जाके जो डिक्शनरी उसमें खोज सकते हैं। ओके, किसी भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले अथवा बाद में पढ़ सकते हैं। आपके सामने ये अखबार आया, ठीक है, और आपकी रुचि जो है वो बेसिकली किस पर आधारित है, आपकी रुचि खेल पर आधारित है। ठीक है, और अखबार के पहले पेज पे दिया होता है मुख्य न्यूज, दूसरे पे मान लेते हैं जो विदेशी संबंध है उसके बारे में, तीसरे में सुरक्षा दी हुई है, और चौथे पेज पे दिया गया खेल का। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से खेल को पहले पढ़ लेंगे, बाकी की जो मर्जी है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है ना, इसमें यह फायदा होता है। किसी भी सामग्री को, अखबार, किसी भी उपन्यास को, किताब को, ग्रंथ को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। जैसे कहानी है, कहानी का ये तो कड़वी सच्चाई है भारत की, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी थी, एक ऐसा पुस्तकालय था जहाँ पे पूरे विश्व के, पूरे भारत के सबसे ज्यादा जो ग्रंथ थे वो यही नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी क्या बोलते हैं, जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहां पे रखे थे। लेकिन अंग्रेज और मुगलों की मिली भगत की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आग लगा दी गई थी, और भी कहानियां इसके बारे में। तो फिर भी आज हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ अभी बचे हुए जो कि न जाने कितने हजारों सालों से हमारे पास में। वे क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि किसी भी लिखित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। लिखित सामग्री लेखन के लिए भाषा का, व्याकरण का, शैली का, वर्तनी, समय सीमा, इन सभी का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मुद्रित माध्यम की कुछ खामियां भी हैं, यानी कि इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनके लिए ये लिखे हुए उपन्यास, लिखी हुई किताबें लाभदायक होंगी? नहीं होंगी। जिस प्रकार से टीवी और रेडियो ये तुरंत घटी हुई घटनाओं को तुरंत लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे टीवी पे लाइव कवरेज जाती है ना, देखिए यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे अटैक हो गया, जैसे भी संसद में वो जो ग्रीन गैस का हमला हुआ था, ठीक है ना, वो जो टीयर गैस लेके अंदर चले गए थे, तो तुरंत आई लाइव न्यूज। ठीक है, लेकिन वही न्यूज मुद्रित माध्यम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो 24 घंटे के बाद में आएगी। ठीक है, या फिर एक निश्चित अवधि होती है, जैसे 24 घंटे में, किसी सप्ताह में, या फिर साल में, या फिर एक महीने में आती है। ठीक है, प्रकाशन के लिए इनकी एक डेडलाइन होती है, इनकी निश्चित समय सीमा होती है कि इसी टाइम तक ही हो सकते हैं। उसके बाद
महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है, यानी कि कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्व है उस हिसाब से उसे जगह दी जाती है। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर छपने के बाद में उन्हें दूर नहीं किया जाता। जैसे समाचार पत्र, इसमें कोई लिख गया एक बार, ठीक है ना, कुछ शब्द छप गए और उसी की आपने 10,000 कॉपियां बना दी, तो एक शब्द जैसे मान लेते हैं साप्ताहिक है, ठीक है, आपने लिख दिया साप्ताहिक, ठीक है ना, तो या इसका अर्थ क्या होगा कि हफ्ता लेना एक तरीके से, है ना। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मान लेते हैं इंटरनेट है, तो वहां पे आप जाएंगे, बैक करेंगे, हाँ को सा लिख देंगे, हो गया काम आपका, सिंपल है ना। तो ये इसकी खामी है, समझ गए अच्छे तरीके से। मुद्रित माध्यम की खूबियां और खामियां क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फीचर किसे कहते हैं, अच्छे फीचर की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले फीचर क्या होता है। देखो, एक लाइन जो आपको अच्छी से याद करनी पड़ेगी वो तो है ही क्या, फीचर एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ, जिसमें बहुत सी रचनाएं होती हैं, आपका रचनात्मक लेखन होता है, जिसमें आप अपनी बातों को लिखते हैं, उसे बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर में लेखक के पास में अपनी राय यानी कि दृष्टिकोण और भावनाएं देने लिखने का भी ऑप्शन मिलता है। एक अच्छे फीचर की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि लेखन शैली। फीचर लेखन में देखो, उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फीचर तभी एक अच्छा फीचर बनता है जब उसका जो क्लाइमेक्स है वो एकदम अंत में छुपा हुआ हो, यानी कि कथा की तरह हो। फिर भाषा की बात आ जाती है। फीचर लेखन की जो भाषा है ना, वो समाचार के विपरीत। समाचार में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन और वैसे शब्द उपयोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फीचर के अंदर भाषा सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए, जिसे कोई भी आम व्यक्ति पढ़ के समझ सके। फीचर में समाचारों की तरह कोई शब्द की अधिकतम सीमा नहीं होती, क्योंकि देखो समाचार जो है वो, जहां तक मुझे याद है कि 200 से लेके 2000 शब्द तक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छा फीचर 200 शब्दों से लेकर 5000 शब्दों तक भी हो सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, एक रिपोर्ट से बड़ा होता है, बस ये देखिए। एक अच्छे फीचर के लिए उसके साथ में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स ये होना बहुत जरूरी है। विषय तो कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषय हो सकते हैं, गंभीर विषय कोई मुद्दा हो सकता है इंटरनेशनल नेशनल लेवल का, और कोई खेल वगैरह का आम मुद्दा भी हो सकता है। तो एक अच्छे फीचर की ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विशेष लेखन में बीट और डेस्क का अर्थ और महत्व बताइए। आ जाइए विशेष लेखन की बात करते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर गा का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का महत्व। तो ध्यान से समझिए, एक समाचार पत्र का जो कार्यालय है, या फिर रेडियो या फिर टेलीविजन का कोई भी कार्यालय है, तो वहां पे विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है, ठीक है, एक अलग पार्ट होता है विशेष लेखन के लिए, जहां पर बैठकर जो कुछ पत्रकार होते हैं वो मिलकर विशेष लेखन करते हैं। और ऐसे पत्रकारों से ये अपेक्षा की जाती है या आशा की जाती है कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी हो। जैसे मान लेते हैं किसी समाचार पत्र में एक विशेष डेस्क दिया गया है खेल, ठीक है, और खेल में भी फुटबॉल का खेल, ठीक है, एक विशेष डेस्क है फुटबॉल का खेल। तो फुटबॉल के खेल पर आधारित जितने भी पत्रकार होंगे वो अलग होंगे, और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें फुटबॉल खेल के बारे में बारीक से बारीक हर एक जानकारी पास होगी, ठीक है। इन्हीं डेस्कों पर काम करने वाले संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। यदि एक संवाददाता की बीट खेल है, ठीक है ना, तो उसे खेल से संबंधित प्रत्येक जो रिपोर्टिंग है उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है। खेल में भी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो अलग अलग खेल होते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है विशेष लेखन में डेस्क का और बीट का इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां आ जाता है, जिसे ध्यान से समझिएगा। इसमें भी क्या है, दो प्रश्न आपके 3-3 नंबर के। पहला क्वेश्चन, कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण क्या है तथा कविता में इसके महत्व को उजागर कीजिए। तो जब भी हम कोई कविता लिखते हैं तो उसका जो सबसे पहला उपकरण होता है बच्चों, वो होता है शब्द। एक कवि है जिनका नाम है W.H. Auden। इन्होंने कहा
कि कविता लेखन के लिए प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात डब्ल्यू चार्डन का कहना यह है कि कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखो, उनके अर्थ की परतों को खोलना सीखो, क्योंकि कविता लेखन में शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। ठीक है, पहला उपकरण क्या हो गया? शब्द हो गया। महत्व क्या है? तो महत्व इस तरीके से है कि शब्द कविता लेखन के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण हैं। शब्द ही पूरी कविता के मूल आधार होते हैं, जिसकी सहायता से कविता लेखन संभव होता है। शब्द के उचित मेल से ही कविता बनती है तथा कवि शब्दों को छंदबद्ध करते हैं। कवि अपनी अमूर्त संवेदनाओं को, यानी कि अपने अंदर उठने वाली संवेदनाओं को शब्दों के द्वारा मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे आपने वो कविता सुनी है ना कि बुंदे लेहर बोलने कोई में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें जो भी शब्द उपयोग किए गए ना, वो कैसे हैं? उनका उचित मेल है। ठीक है, वो छंदबद्ध किए गए हैं। जो कवि ने देखा था, उसकी जो अमूर्त संवेदनाएं थी, उसको मूर्त रूप यहाँ पे प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इसके बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे क्वेश्चन की। कहानी लेखन में द्वंद्व और संवाद, इनका योगदान अति महत्वपूर्ण है, समझाइए कैसे। तो देखो, द्वंद्व 3 नंबर में अलग से आ सकता है और संवाद 3 नंबर में अलग से आ सकता है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कहानी में द्वंद्व की बात। ठीक है, तो कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। कैसे? क्योंकि द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। जो कहानी कहने वाला कथानक होता है वो उसे आगे बढ़ाता है। ठीक है, और कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्व से कहानी में क्या अभिप्राय? अभिप्राय ये है कि कहानी कहते हुए कहानी की परिस्थिति के अनेक रास्तों में कई बाधाएं आ जाती है। कहानी कहते हुए कई बाधाएं आ जाती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक को पूरा होना होता है, जो कि द्वंद्व करता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। ठीक है, कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। फिर संवाद की बात आ जाती है। तो कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि संवाद ही कहानी को और कहानी के जो पात्र हैं इनको स्थापित करता है, इनको विकसित करता है, कहानी को गति देता है, कहानी को आगे बढ़ाता है, घटनाओं को, प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। कहानीकार जो नहीं दिखा सकते उसे संवाद के माध्यम से सामने लेके आते हैं। और संवाद पात्रों के स्वभाव को उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। जैसे मान लेते पात्र हैं श्री राम जी। ठीक है, आप उनका जो प्रभाव है, ठीक है, आप लक्ष्मण की तरह नहीं बदल सकते। ठीक है, तो संवाद ऐसा होना चाहिए जो राम जी पे सही लगे, संवाद ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्मण जी पे सही लगे, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसी के आधार पे रामायण आगे बढ़ती है। ठीक है, उनकी जो घटनाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, रामायण को गति मिलती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें दिखा नहीं सकते, तो संवाद के माध्यम से कहानीकार उसे पेश करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो आपको समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। अब देखो, आपको समझाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिया हुआ है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, नाटक जो है वो अन्य विधाओं से किस प्रकार से अलग? तो नाटक कई प्रकार से विधाओं से अलग है। सबसे पहला, नाटक क्या है? यह एक दृश्य विधा, यानी कि जिसे हम देखते हैं, जैसे रामायण हो गई। ठीक है, अन्य नाटक अन्य जो है, यानी कि अन्य गद्य विधाओं से अलग नाटक जो है वो पहले लिखित रूप होता है, फिर लिखित रूप से दृश्य की ओर बढ़ता है। बाकी जो अन्य विधाएं कैसे, वो लिखित ही होती है। नाटक को केवल पाठक वर्ग ही नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त होता है। यानी कि नाटक जो है वो सिर्फ उसको निभाने वाले या फिर उसको पढ़ने वाले नहीं, बल्कि निभाने, पढ़ने और देखने वाले को भी प्राप्त होता है, सुनने वाले को भी प्राप्त होता है। नाटक रंगमंच की एक विधा है, जबकि अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता। यानी कि नाटक का रंगमंच किया जाता है, मंच पे उसको दिखाया जा सकता है, लेकिन अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता। नाटक का अभिनय हो सकता है, जबकि अन्य विधाओं का ऐसा नहीं होता। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा करती हैं, लेकिन नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुण अपने अंदर लिए हुए, यानी कि इसमें तीनों होता है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो कि आपको पता चल गया। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन। ठीक है, अब है हमारी अंतराल भाग 2 इससे संबंधित क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जो 10 है इसमें पूछा गया कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो ध्यान से सुनो,
यहाँ पे बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, जिसमें से 2 का आंसर आपको देना होगा, लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि एक ही साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा सकूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण है? आइए समझते हैं। देखिए, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जब उसके राज्य पर हुणों का आक्रमण होता है तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया इसको चाहते थे, इसीलिए देवसेना को प्रेम में निराशा मिलती है। लेकिन फिर भी वो ये आशा नहीं छोड़ती कि स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम क्षणों से मिलने जरूर आएगा। फिर होता भी यही है, जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती। वो कहती है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने पूरी जिंदगी भर मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया। अगर कोई मेरे साथ में था तो वो था मेरा अकेलापन, लेकिन अब मैं इन चीजों से हार चुकी हूँ। ठीक है, प्रेम में मिली असफलता, जीवन में मिली पीड़ाएं, अकेलापन, इन सभी की वजह क्या, मतलब इन सभी की वजह से क्या हुआ, ये देवसेना की हार व निराशा के कारण रहे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था जो कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, विद्यापति के पद के आधार पे बताइए प्रियतमा के दुख के क्या कारण। प्रियतमा यानी कि राधा जी के दुख के कारण क्या पे बात कीजिए। ठीक है, तो विद्यापति के पद के आधार पे प्रियतमा के दुख के कारण, सबसे पहला, प्रियतमा का जो प्रियतम है वो किसी कार्यवश परदेश चला गया। वह अपने प्रियतम के साथ को ललायित है, परंतु उसका ना होना उसे अति पीड़ित है। यानी कि वो चाहती थी कि उसके प्रियतम उसके साथ रहें और उसका साथ पाने के लिए वो बहुत ज्यादा ललायित है, यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन अब वो साथ नहीं है तो ये पीड़ा देते हैं। दूसरा, कुछ समय के बाद में सावन मास आरंभ हो जाता है, तो ऐसे में नायिका जो है वह अकेला रहना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा उसे वो दुख देता है। फिर कुछ समय बाद सावन के मास में फिर वर्षा का आगमन होता है। वर्षा का आगमन, सावन का आगमन वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रियतमा है उसके लिए कैसे है, दुख का प्रतीक है ये। ठीक है, वह इतने बड़े घर में अकेली रहती है, लेकिन वो अकेली रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है इस अकेलेपन से। नायिका कहती है कि उसके प्रियतम प्रदेश में जाकर उसे भूल गए हैं, वो उसे याद भी नहीं करते, चिट्ठियां भी नहीं लिखते। ठीक है, तो ये सभी कारण है विद्यापति की प्रियतमा के दुख के। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका प्रभाव इस शहर पर कैसे पड़ता है? आइए देखते हैं। कवि के अनुसार बनारस में जो वसंत है वो अचानक से आ जाता है। जब वसंत आता है तो लहराता है, या फिर मधुवादी नामक जो मोहल्ला है उसकी तरफ से धूल की आंधी चलती है, जिससे चारों ओर धूल ही धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो धूल अगर रास्ते में होती है तो आप दांत को चबा के देखना, वो एकदम ना किरकिराहट सी लगेगी। ठीक है ना। प्रायः क्या होता है कि वसंत में फूलों की बहार छा जाती है। ठीक है, वसंत जो सुगंध है वो वातावरण में अति मनमोहक लगने लगती है, नए पत्ते आते हैं, ठीक है, कोपलें निकलने लगती हैं। लेकिन बनारस में जब वसंत आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बनारस में जो वसंत आता है वो धूल से भरा हुआ होता है। साथ ही भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। कैसे? क्योंकि गंगा के घाट जब वो लोगों से भर जाते हैं और फिर यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो भिखारियों के जो कटोरे हैं उन्हें बहुत पैसा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वसंत उनके कटोरों में आ जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीतावली के पद जननी निरखत बाण धनुया, इसके आधार पे राम के वन गमन के पश्चात मां कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए, राम के वन जाने के पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही व्यथित, चिंतित, घबराई हुई रहने लगती है। माता कौशल्या घर में जहां कहीं भी राम के बचपन की कोई वस्तु देखती तो उन्हें राम की याद सताने लगती। वे प्रभु श्री राम के, यानी कि अपने बेटे के बचपन के दिन के जो खिलौने थे, धनुष बाण, इनको देखकर उठा लेती हैं, बार बार उनको छूती हैं और ये एहसास करती हैं कि राम उनके पास है, उनके हित
उनके जो जूतियां होती हैं बचपन की, ठीक है, पैरों की सुंदर जूतियां थी, उनको देखकर, और जो धनुष बाण थी उनको नेत्रों से लगाकर, हृदय से लगाकर, वो उन राम जी के अपने पास होने का अनुभव करती हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई गई। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, 4 के 4, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि आपकी कविता पर आधारित है। ठीक है, चलिए, अब कविता पर आधारित थी, अगला जो हमारा क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें 2 काव्यांश दिए जाएंगे, जिसके अंदर से किसी एक काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या हमें करनी है। ठीक है, जो कि आपकी 6 नंबर की है। अब बहुत से बच्चों के सह प्रसंग व्याख्या को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर जी 6 नंबर सह प्रसंग व्याख्या के अंदर हम कैसे लाएं, उसके लिए आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको मैं वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा कि सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो काव्यांश दिया गया है आप उसे पूरा पढ़ें और उसको पढ़कर उसके जो शब्द हैं उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो, आपकी जो किताब उसमें दिया गया, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, तो आपको पता ही होगा बेसिकली क्या है। तो ये जो है कुसुमती कानन हेरी कलमुखी, ये बेसिकली किसका है? विद्यापति की जो पद है उससे लिया गया। एक और इसमें अथवा है, आहा वेदना मिली विदाई, तो ये तो आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी का जो देवसेना का गीत है इससे अवतरित है। अब सह प्रसंग व्याख्या के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आप जिस गद्यांश पद्यांश की भी आप व्याख्या करना चाहते हैं उसके शुरू के 3 से 4 वर्ड और एंडिंग के जो 3 से 4 वर्ड है ये उठाए और लिख दें, जैसे कि कुसुमती कानन हेरी, फिर डैश डैश डाल के ये लिखना है। ठीक है, फिर पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई, यानी कि उसके कवि और कविता का नाम। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के भाग 2 की पदावली से अवतरित है, जिसके कवि विद्यापति जी। दूसरे में बताएंगे जो प्रसंग है इसके अंतर्गत आप बताएंगे उसका छोटा सा पार्ट, यानी कि उसके अंदर क्या बताया गया। तो इसमें नायिका की विरह अवस्था का वर्णन है, वह विरह में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, ये बताया गया। फिर तीसरा आ जाता है आपका व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि वह राधा जो कमल के समान रूपवती थी, जो फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी, अर्थात ये मिलन के प्रतीक थे, आज वही कमल वही फूल उसे बहुत ज्यादा विरह दुख पहुंचा रहे हैं। सखी कहती है कृष्ण से, हे माधव हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम को याद करके तुम्हारी सखी तुम्हारी राधा बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर हो गई है। यदि वह धरती पर बैठ जाती है तो वह उठ ही नहीं पाती। वह अपनी व्याकुलता दृष्टि से चारों ओर दिशाओं में देखती रहती है कि शायद तुम आ जाओ, और निराश होकर रोने लगती है। तुम्हारे विरह में वह क्षण क्षण इतनी क्षीण, इतनी दुर्बल होती जा रही है जैसे 14 का चांद, अर्थात जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे अमावस्या आती है तो वो कम होता चला जाता है ना। तो वही चीज है। विद्यापति राजा शिव सिंह के आश्रय कवि थे, अतः वे उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि वे राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं, अतः वे अपनी पत्नी लक्ष्मा देवी के साथ रमण करते हैं। ठीक है, जो हमें बातें बताएगी हमने बस उसी की व्याख्या की। अब देखो, काव्यगत विशेषताओं में ना आप 4 से 5 बातें जरूर लिख देना। सबसे पहली तो आप लिख देना कि जो भाषा है वो सरल है। ठीक है, भाषा सरल एवं सहज है। ठीक है, फिर लिख देना कि अलंकारों का उपयोग, ओके, अलंकारों का उपयोग, रसों का उपयोग, ओके, रसों का उपयोग। फिर यहाँ पे और लिख सकते हैं आप कि गुड़ जो है, ठीक है ना, गुड़ माधुर्य है। ये 4 चीजें जो है ना, ये 4 चीजें आप किसी भी काव्यांश में लिख देना। ठीक है, बाकी 1-2 और देख लो, जैसे कि काव्यांश में नायिका की विरह वेदना का सुंदर चित्रण है, भाषा मैथिली है, गुड़ माधुर्य है, रसों का उपयोग है। ठीक है, वियोग जो श्रृंगार का वियोग रस है इसका उपयोग किया गया है।
धनी धी धनी इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें विपस अलंकार है। व्यय का अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया, कुछ कुछ ये बात है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, ये आपको समझ में आ गया पहला वाला। एक एग्जाम्पल जो जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत है, इससे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे शुरुआत के 203 वर्ड और आखिरी के, फिर प्रसंग में बता देंगे। उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य देवसेना के गीत से अवतरित है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है। संदर्भ, देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में निराश होकर जीवन भर इस ब्रह्म में जीती रही, वो उसे प्रेम करता है, और जब विषम परिस्थितियां आई तो वो संघर्ष करती रही। इस गीत के माध्यम से वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनुभव अर्जित जो वेदना में क्षण है, जो दुख है, उसको बता रही है। तो व्याख्या क्या है? व्याख्या ये है, देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में दुख और पीड़ा ही मिल रही है, क्योंकि जीवन की शुरुआत में उसके परिवार पर होड़ों का आक्रमण होता है, तो वो मारे जाते हैं सभी के सभी। स्कंदगुप्त मुझसे यानी कि देवसेना से प्रेम करता है, वह इस भ्रम में अपने जीवन भर की सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं, सारी आशाएं, सारे सपने लुटा देती है। इसी कारण मैंने अपने जीवन को अब देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की जितनी मधुर यादें थी स्कंदगुप्त के लिए, उसको मैंने दान कर दिया। वह कहती है कि मेरे दुख से दुखी होकर मानो शाम भी आंसू बहा रही है, यानी कि जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते वह थक गई है। उसने अपना सारा जीवन दुखों और संघर्षों के बीच बिताया है, जहां उसका अकेलापन एकमात्र साथ। विशेषताएं बता देंगे। किसका चित्रण है? देवसेना की विरह तथा हतोत्साहित मनस्थिति का। भाषा सरल है, विषय अनुकूल है, सरस और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। अलंकारों का उपयोग है, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, रस, करुणा है, छंद मुक्त कविता है। तो ये चीजें आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, 2 सप्रसंग व्याख्याएं आपको मैंने बढ़िया तरीके से समझा दी हैं। अब आपको सप्रसंग व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ अलग से पॉइंट भी बताया जिसे यूज करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी देखो 2-2 नंबर के आपके बेसिकली 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको समझा सके। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फुटेज के जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। फुटेज के जीवन जीने की कला से हम यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें अपने जीवन की विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीना आना चाहिए। हमें हर हाल में जीना चाहिए, मस्ती के साथ जीना चाहिए, हमें आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। जहां से भी संभव हो अपने प्राप्य, अपना अधिकार प्रयास करना चाहिए। इसके लिए चाहे पाताल की छाती ही क्यों ना भेदनी पड़े। जैसे कुटज जो है वो बेसिकली काफी ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती, तेज धूप होती है, चट्टानी इलाका होता है, वहां पे कुटज उग जाता है। वो क्या दर्शाता है? अपने जीवन के लिए वो पत्थर तक को चीर देता है। ठीक है ना, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, प्राप्त को पाने के लिए अगर पाताल की छाती को भेदना पड़े तो भेदो। किसी की चापलूसी मत करो, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में नहीं है, मन पर वश में है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईर्ष्या के भाव को कभी भी अपने पास मत आने दो, अपने मन में मत आने दो, हमेशा प्रेम का भाव। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में अंतर क्या है? आइए समझते हैं। आप सभी को पता होगा ये तो। देखिए, जब भी बाढ़ या भूकंप की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब यह विस्थापन कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे आपदा टलती है तो लोग घरों को लौट आते हैं, वहां पहले की तरह रहने देते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये गांव है, ठीक है, इस गांव में टोटल ये जो है वो 100 लोग रहते हैं, और इस गांव में ये एक बड़ी सी नदी है, अब जिसमें अचानक से बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ आई तो ये पूरे गांव में पानी घुस गया। ठीक है, अब 100 लोग जो यहाँ पे गांव में रहते थे वो निकल के कहीं दूसरे एरिया में रहने लगे। फिर 1 साल में, 2 साल में, कुछ महीनों के अंदर ही, 4-5 महीनों में ये बाढ़ का पानी सूख जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये वापस से अपने गांव में आके 100 के 100 लोग रहने लगते हैं। इसको बोलते हैं अस्थायी विस्थापन, जो कि प्राकृतिक आपदा से होता है। लेकिन
औद्योगिकरण के जो औद्योगिकरण से जो विस्थापित लोग होते हैं सदा सदा के लिए विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे इसी गांव का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस गांव में ना एक फैक्ट्री खोल दी गई। ठीक है, एक ऐसी फैक्ट्री खोली गई जो कि केमिकल रसायन को रिलीज करती है। अब इससे गांव के लोगों को बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे अस्वास्थ्य जो बीमारियां वो होने लगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, पानी प्रदूषित होता था, हवा प्रदूषित होती थी। तो अब इससे जो लोग यहाँ से जाएंगे, क्या वो यहाँ पे कभी रहना पसंद करेंगे? कभी नहीं। ठीक है, उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है, या इसी वजह से वो अपने कभी घरों पर लौट नहीं पाते। औद्योगिकरण की आंधी उन्हें घर और परिवेश से उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को नए वर्तमान आधुनिक भारत के शरणार्थी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक और औद्योगिकरण से विस्थापित जो लोग हैं उसका क्या डिफरेंस है, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, उसके पैर गांव की ओर बढ़ नहीं रहे थे, इस पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। लेखक संवदिया और बड़ी बहुरिया के माध्यम से समाज में एक बड़े वर्ग का वर्णन करता प्रतीत हो रहा है। इससे यह स्पष्ट करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ संबंध स्थापित की। ठीक है, आइए आंसर का क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए, बड़ी बहुरिया ने अभी तक अपने दुखों के बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वे अपने मायके तक अपनी स्थिति के बारे में हरगोविंद यानी कि संवदिया को बताती है। तो बड़ी बहुरिया के कष्टों से हरगोविंद बहुत ही ज्यादा यानी कि संवदिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। संवदिया सोचता है कि हमारे गांव की लक्ष्मी जैसी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव की क्या इज्जत रह जाएगी। यह बात सोचकर वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है। संवदिया और बड़ी बहुरिया के माध्यम से लेखक ने समाज के एक बड़े वर्ग के साथ संबंध, वर्तमान में बुजुर्गों और असहाय लोगों के प्रति जो कर्तव्य बोध का अभाव है, जो कर्तव्य होने चाहिए एक आम व्यक्ति के बुजुर्ग असहाय लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वो नहीं है, उसको यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है। संवदिया जैसी संवेदनाएं इन लोगों में आवश्यक है, इसकी बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के अनुसार लेखक ने चौधरी साहब की किन किन व्यक्तित्व के पहलुओं का उजागर किया? ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत संस्करण में लेखक ने चौधरी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित पहलुओं का उजागर किया। सबसे पहला, चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे, अमीर की तरह। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और बाल कंधों तक थे। ठीक है, वे सभी त्योहारों पर नाच रंग का आयोजन भी करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासती और तबीयतदारी टपकती थी। वे छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों पर निर्भर होते थे। नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा सुनने लायक होता था। वे नगरी की भाषा मानते थे। ठीक है, और वह मतलब बोलते थे, मानते थे और लिखते भी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। इस तरह से जो अध्यायों से संबंधित आपके दो नंबर के 4 क्वेश्चन थे, सारे समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी सैप्रसंग व्याख्या की। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, हमें इसकी सैप्रसंग व्याख्या करनी है जो कि 6 नंबर का। और ये गद्यांश किससे संबंधित है? संभव और पारो, समझ गए किससे संबंधित है? दूसरा देवदास से संबंधित। आ जाइए, तो कैसे लिखेंगे? वही पहले 3 से 4 वर्ड शुरू के, एकदम अंदर के प्रकोष्ठ, बाहर आया आखिरी के। पढ़ लेते हैं एक बार। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूपी धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे सवा रुपए में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। इसी प्रकार से संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। चलिए, संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है बच्चों इसका कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य यानी कि अध्याय यानी कि पाठ दूसरा देवदास से अवतरित है, जिसकी लेखिका ममता कालिया थी। प्रसंग में क्या बताया गया है? इस प्रसंग में लेखिका ने युवा मन के प्रेम भावों, प्रथम आकर्षण और उससे उत्पन्न संवेदनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर बढ़ती जो व्यापारिक प्रवृत्ति है उसका वर्णन किया। व्याख्या कर देंगे। अब व्याख्या कैसे करेंगे? इन पंक्तियों में लेखिका ने धार्मिक स्थल पर बढ़ते व्यापार का वर्णन किया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में पहुंचने के बाद
संभव ने चढ़ावा चढ़ाने के लिए एक थाली खरीदी। मंदिर के कक्ष में चामुंडा रूप में मनसा देवी विराजमान थी। आसपास का वातावरण भक्तिमय था, किंतु जो संभव का ये स्वभाव बिना लाभ की कामना के लिए, एक सेकंड, हाँ मानव ही ठीक है। आसपास का वातावरण कैसा था? भक्तिमय था, किंतु मानव का ये स्वभाव कि वह बिना लाभ की कामना के कोई कार्य करता है, यहां तक कि ईश्वर की भक्ति के पीछे भी वह अपने सुख की कामना करता है। ईश्वर की भक्ति करता है तो वो क्या सोचता है कि ईश्वर हमें सुख दे, जबकि ईश्वर आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको सुख और दुख देते हैं। लोग भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, पहले कामना पूर्ति की गांठ बांधते हैं। लेन देन की यह प्रवृत्ति भक्ति और पूजा में भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती। अन्य धार्मिक स्थलों की भांति व्यापार यहाँ पर भी था, अर्थात बड़े चढ़ावे वालों को पहले और अलग से दर्शन की सुविधा थी और आम लोगों को केवल दूर से दर्शन कराए जा रहे थे। यह पुजारियों का एक व्यापारिक वृत्ति को संकेत किया गया। विशेष क्या है इसमें? तो विशेष यह कि मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यापार वृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक स्थलों पर भक्ति के स्थान पर पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है, ये बताया गया है। भाषा सरल, चित्रात्मक और सहज है। तत्संप्रधान खड़ी बोली है, इसका यहाँ पे उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा देवदास से संबंधित आपकी व्याख्या हो गई। अब यहाँ पे आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझो। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपकी जो अंतराल भाग 2 की किताब है उससे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना होगा। लेकिन मैं हमेशा आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिया। पहला क्वेश्चन, झोपड़ी जल जाने के बाद सूरदास अपनी दशा पर बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन अचानक बच्चों की किस बात को सुनकर वह उत्साहित हुआ और फिर से उसने मेहनत करने के लिए वह तैयार हुआ? वर्णन कीजिए। चलिए लिखते हैं। सूरदास अपनी दशा पर बहुत ज्यादा दुखी था, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, खेल में हार जीत तो लगी रहती है, वह इस जीवन को खेल मानता है। उसकी मनोदशा बदल, जैसे वो सुनता है कि ये जो खेल है इसमें हारना जीतना लगा ही रहता है, खेल क्या एक तरह का जीवन है। ठीक है, जीवन कोई खेल मानता है। इसी वजह से सूरदास की मनोदशा बदल जाती है तथा वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है और अगला खेल खेलने के लिए, यानी कि झोपड़ी जल जाने के बाद में क्या करना है उसके लिए तैयार हो जाता है। सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व की तरंग भर देती है और नए सिरे से काम करने के लिए उसे प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा, गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? बिस्कोहर की माटी जो पाठ है इसके आधार पर बताइए। आ जाइए, लू से बचने के लिए क्या क्या किया जाता था? तो गर्मियों के दोपहर में लेखक जो था वो घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था घूमने के लिए। तो उसकी माँ कहती थी कि बेटा बाहर मत जा, तुझे लू लग जाएगी। ठीक है, तो लू से बचने के लिए माँ क्या करती थी? लेखक के धोते या फिर जो कमीज होती थी गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। ठीक है, जैसे लू नहीं लगती थी। दूसरा तरीका यह था कि लू यदि लग जाए तो कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। ठीक है, जैसे आम को भूनकर या फिर आम को उबालकर गुड़ और चीनी का शरबत बना लिया जाता था, उसे देह पे लेप दिया जाता था और उसे नहाया भी जा सकता था, सिर को भी धोया जाता था। तो इन प्रकार से गर्मियों में लू से बचा जा सकता था। बहुत सारे तरीके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर गा जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। धरती का वातावरण क्यों हो रहा है? धरती के वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखी है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ध्यान से देखना। पहला तो ये, धरती के वातावरण गर्म होने के कारण आप सभी को पता है आज के औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधे कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली जो गैसें हैं ये निकलती हैं और ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री तक बढ़ा रही हैं। यूरोप और अमेरिका की भूमिका, यूरोप अमेरिका जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं, इन्होंने बहुत ही हानिकारक गैसें उत्पन्न ऑलरेडी कर दी हैं और अभी भी निकल ही रही हैं इनके देशों से। इन देशों में लगे हुए उद्योग वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। वातावरण यदि गर्म हो ही रहा है तो आखिर इसकी हानियां क्या है? तो वातावरण गर्म होने के कारण गैसों के द्वारा तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, बिना मौसम बरसात हो जाती है, धरती के ध्रुवों पर जो जमी बर्फ वो पिघल रही है, जिससे कभी बाढ़ आ जाती है किसी भी एरिया में, मौसम चक्र बिगड़ रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। आखिर ये जो वातावरण गर्म हो रहा है, इसे रोका कैसे जा सकता है? तो इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति को विकास के साथ लेकर चलना हो, यानी कि हम अपना विकास तो करें ही, लेकिन प्रकृति को नुकसान ना हो। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे कि बंजर धरती पर औद्योगिकरण किया जाए, ठीक है, जंगलों को बेवजह ना काटा जाए। ऐसी जगह जहाँ पे जंगलों को काटना पड़े वहां पे आप उद्योग लगाई मत। जो बंजर है, जहाँ पे जो भूमि उपजाऊ नहीं है, आप वहां पे जाके उद्योग लगा लो, है ना। तो इस प्रकार से रोका जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं, ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज और आपके लिए, हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो हमारा दूसरा है ये हमने तैयार कर लिया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 की भी वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सैंपल पेपर नंबर 1 अच्छा लगा, आपकी तैयारी अच्छी हुई हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। कोई डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे जस्ट स्मार्ट नॉलेज, ठीक है ना। चैनल के आइकन से एक सोशल मीडिया अकाउंट आ जाएगा, उसको फॉलो करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल पेपर 2 के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।